अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं सनाउल्लाह सुमरू आप सब दोस्तों से मुखातिब हूँ। भाई रज़ा हारून मेरे साथ उन्होंने ट्रेवल किया, लंदन कराची से लंदन जा रहे थे। बड़ी खुशगवार यादें इस दोस्त के साथ वाबस्ता हुई और बड़ी अहम बातें हुई हमारी। 8 घंटे की फ़्लाइट पे हमें कुदरत ने मौका दिया और हमने बुनियादी एक खाका बनाया बातचीत का कि जो कराची में उर्दू स्पीकिंग आबादी और इंटीरियर के दोस्त, इन दोनों का डायरेक्शन बड़ा ख़तरनाक जा रहा है और जो सफ़र है वो पता नहीं क्या नताइज निकाले और अब तक जो नुकसान हुआ है इसका कैसे अजाला किया जाए। ये हमारा बुनियादी मरकज़ी ख्याल था बातचीत का। तो मैंने कहा क्यों ना रज़ा भाई आप और मैं मिलके एक कोशिश करते हैं कि एक पुल बनाएं, ब्रिज, जो दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन करे और ये गलत फहमियाँ और एक दूसरे को समझने का मौका दें और आप हमें अपने इलाके के लोगों के मिजाज और नब्ज़ से रोशनास करें और हमें बताएं कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और मैं आपको इंटीरियर की नब्ज़ समझाऊँ। क्योंकि मुझे इंटीरियर के दोस्तों के साथ बड़ी मेरे मरासिल रहे हैं, गाय बगाए मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि इंटीरियर में क्या मिजाज है और लोग क्या सोच रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह मैं कराची में भी रहता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ, और चूँकि रज़ा हारून भाई इस वक्त PSP के मरकज़ी रहनुमाओं में है और बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत के मालिक, और मेरी पहली मुलाकात हुई और मुझे रज़ा हारून साहब से मिलके बड़ी खुशी महसूस हुई। और फिर रज़ा हारून ने कहा कि यार जो बातचीत हुई थी उसमें जो अहम बातचीत हमारी हुई थी वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से हुई थी। मैंने वहीं पर एक टिश्यू बॉक्स जहाज़ का लेके और मैंने एक मैप बना के उनको ये समझाने की कोशिश की कि मैं दुनिया को कैसे समझता हूँ। मैंने तकरीबन 25 साल से फ्लाइंग कर रहा हूँ और दुनिया को देखा है मैंने करीब से। जो मेरी नॉलेज है, जो मैं समझा हूँ, वो मैंने दोस्त को शेयर की तो उनको बहुत अच्छी लगी। और 2 दिन पहले रज़ा भाई का फ़ोन आया और कहा कि सना भाई वो जो हमारी बातचीत हुई थी जहाज़ पे, अगर आप उसकी ब्रीफिंग दोबारा हमें बताएं, सारा समझाएं मैप के ज़रिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं ये तोहफे के तौर पर रज़ा हारून भाई को ये एक छोटा सा नजराना पेश करता हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने कोशिश की। और ये ऑथेंटिक या ऑफिशियली तो नहीं है, बहरहाल मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, और ना ही मैं प्रोफेशनली कोई अथॉरिटी रखता हूँ इस सब्जेक्ट पे। मेरी ऑब्जर्वेशन है अपनी ज़ाती, जो मैंने इस दुनिया को जिस तरह समझा है, देखा है, उसको ज़रा अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आएगा और रज़ा हारून भाई इस डॉक्यूमेंट्री के बाद अपने ख्यालात से आगाह करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आपका सनाउल्लाह सुन लो। तो चलते हैं गूगल अर्थ के ज़रिए हम इसको दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैप है दुनिया का। आइए चल के थोड़ा इस कायनात को, इस ग्लोब को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया इस वक्त जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा जमीन है। आइए पहले इस दुनिया को समझें कि ये किस तरह है। ये जरा आप गौर करें, ये साइड ईस्ट की है जहां से सूरज इस धरती पे अपनी किरणें लेके आता है और एक जिंदगी देता है इस धरती के सांस लेने वाली चीज़ों को, और ज़िंदगी शुरू होती है। इसी तरह 24 घंटे आपके पूरे हो जाते हैं, एक दिन पूरा आपका गुजर जाता है। और ये वेस्ट की तरफ ये सूरज अपना ट्रेवल करता है। इसी तरह पूरे ग्लोब में वो एक 24 घंटे का राउंड लगाता है। आइए ज़रा इस ग्लोब को थोड़ा स्टडी करें कि ये है किस तरह का है। ये जो मैंने अर्ज किया कि 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा
زمین ہے. تو یہ دیکھیے آپ بلو کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا پانی ہے, اور جو وائٹ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دھرتی کا برف والا یعنی جہاں پر زیادہ سردی پڑتی ہے یہ وہ علاقے ہیں, اور یہ زمین کے باقی علاقے ہیں جس میں کانٹیننٹس وغیرہ ہے, جس کی ایک کہانی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا اوشن جسے پیسفک اوشن کہتے ہیں. یہ ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک پورا گلوب میں پھیلا ہوا ہے, اور کروڑوں سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس گلوب میں اس پیسفک اوشن کا پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے, جو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سال پہلے ہوا تھا, جس کو اٹلانٹک اوشن کہتے ہیں, جو اوپر نارتھ سے یوں آہستہ یہ ساؤتھ کی طرف جاتا ہے. یہ ہے اٹلانٹک, یہ اس کا پہلا بیٹا ہے. اور اس اٹلانٹک کے دونوں طرف 4 اہم کانٹیننٹس ہیں. ساؤتھ میں ویسٹ کی طرف یہ ساؤتھ امریکہ ہے کانٹیننٹ, اوپر نارتھ میں یہ نارتھ امریکہ کہلاتا ہے. اسی طرح ایسٹ میں یہ یورپ کہلائے گا, یہ ٹکڑا اوپر والا, اور یہ نیچے یہ بہت بڑا یہ افریقہ کہلائے گا. یعنی 4 کانٹیننٹس کو یہ اٹلانٹک الگ کرتا ہے. پھر آگے چل کر 2 بڑے اوشنز کے بعد پہلا اٹلانٹک کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے آگے چل کر, وہ سی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ سی اور اوشن میں یہ فرق ہے کہ اوشنز کانٹیننٹس کو الگ کرتا ہے, اور سی جو ہوتا ہے وہ کنٹریز کو الگ کرتا ہے. تو آگے چل کر 10 لاکھ سے یہ اٹلانٹک کا سلسلہ چلا آ رہا ہے, اور یہ ڈھلان کی جگہ ہے. یہ جو بلو کلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میڈیٹرین سی کہلاتا ہے. یہ نیچے ڈھلان کی جگہ تھی, تو آگے چل کر اس جگہ سے اٹلانٹک کو ایک موقع ملا جہاں سے وہ اس طرف سے انٹر ہوا, اور اس نے یہ میڈیٹرین سی بنایا, پہلا دنیا کا بڑا سی, جو مختلف کنٹریز کو یعنی افریقہ کی کنٹریز اور یورپ کی کنٹریز, اسپین, اٹلی, اور اسی طرح نیچے ایتھنز سے ہوتا ہوا اور ٹرکی کو ٹچ کرتا ہوا, پھر یہ پورا افریقہ سے گھومتا ہوا, اور ایشیا کے ان ممالکین یعنی سیریا, ٹرکی اور اسرائیل, اور یہ افریقہ سے مصر سے ہوتا ہوا لیبیا اور ٹیونزیا وغیرہ, اور جا کے مراکش تک, یہ موراکو, یہ ایک جگہ اس کو ملی جس سے یہ سی بنا, جس کو میڈیٹرین سی کہتے ہیں. یہ اٹلانٹک کا پہلا بچہ. پھر آگے چل کر اس جگہ پہ ایک اور ڈھلان ان کو ملی, تو یہاں سے استنبول کا شہر ہے مشہور, اس کو اس جگہ سے یہ استنبول کا شہر, اور یہاں سے اس کو ایک جگہ ملی جہاں سے اس نے جگہ بنا کے اپنا ایک اور بچہ پیدا کیا, یعنی میڈیٹرین سی نے ایک اور سی کو جنم دیا آگے چل کر. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے یورپ اور ایشیا الگ الگ ہوتا ہے, اور استنبول کو یہ اعزاز ہے کہ اس کے سٹی کو آدھا سٹی یورپ میں آتا ہے اور آدھا ایشیا میں آتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ ٹریول کرتا ہوا اور شپس وغیرہ چلتے ہیں. یہ جگہ یہ آپ سامنے یہ شپ وغیرہ جا رہا ہے, تو یہ ٹریول کرتا ہوا اس جگہ پہ آ کے بہت بڑا ایک سی بن گیا جس کو بلیک سی کہتے ہیں. یہ میڈیٹرین کا پہلا بچہ ہے. یہ بلیک سی ہے, یہ میڈیٹرین کا پہلا بچہ جو پیسفک سے کہانی چلی تھی, یعنی
दादा पैसिफिक, उसका बेटा एटलांटिक और उसका बेटा मेडिटेरेनियन का बेटा ब्लैक सी। यहाँ तक ये सिलसिला खत्म हो जाता है। फिर एक और समंदर सी जिसे बाल्टिक सी कहते हैं, ये एक गल्फ भी है बहुत बड़ा दुनिया का। बाल्टिक सी ये नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और इधर रशिया का इलाका आ जाता है, फिर पोलैंड और डेनमार्क वगैरह और जर्मनी, इसके बीच में ये गल्फ है। और ये जाके ये भी एटलांटिक का ही बच्चा है और ये लिंक उसकी है। इसी तरह ये मेडिटेरेनियन सी आगे चलकर फिर एक और लिंक बनती है, जहाँ से ये इजिप्ट का शहर है और ये नाइल दरिया, रिवर नाइल जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है, ये इस जगह से स्विस कैनाल कहलाता है। और जो कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मिस्र से इसराइल की तरफ जो ये सफर किया था, ये इसराइल, तो जिस दरिया को उसने लाठी से 2 हिस्सों में तकसीम किया था, तो वो जगह है, ये लिंक है, इसको स्विस कैनाल कहते हैं। और ये 1765 में इटली ने बाज़ाब्ता मजबूत बनाया था और यहाँ से बिल्कुल ट्रेवल होता है और शिप्स वगैरह यहाँ से ट्रेवल करती हैं। ये एक अजीम रास्ता बना है जो एशिया से आप बजाय अफ्रीका जाने से आप शॉर्टकट्स के जरिए, रेड सी के जरिए आप यूरोप में दाखिल हो सकते हैं। ये आपके सामने ये शिप्स जा रहे हैं और ये ट्रेवल करते हुए ये पूरी लाइन है। और ये स्विस कैनाल एक लिंक है जिसका मेडिटेरेनियन से लिंक है पैसिफिक से, जाके हमारा जो अरबी सी कहलाता है, अरबी समंदर और इंडियन ओशन, और ये उनके रीजनल नाम है, मगर ये एटलांटिक ही है जो रेड सी से होता हुआ ये गुजर के सीधा आके पैसिफिक में बनता है। तो इस तरह ये लिंक्स बनते हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि एटलांटिक यहाँ से लिंक बना और ये मेडिटेरेनियन बना, मेडिटेरेनियन से यहाँ पर ये ब्लैक सी बना और फिर ये लिंक बनाया और ये रेड सी से होता हुआ सऊदी अरब और अफ्रीका के बीच में से ये होता हुआ नीचे आएगा और गल्फ जो है ना हमारा दुबई अबू धाबी वाला, यहाँ से और मस्कत से होता हुआ ये आ गया सीधा पैसिफिक के साथ, उसका लिंक बन जाता है। इसी तरह ये मैंने सीज और ओशंस के हवाले से आपको बताया। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये ब्लैक सी के साथ उस अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रशिया, इसके बीच में ये अहम तरीन ये ब्लू कलर जो देख रहे हैं ये कैस्पियन सी है। एक्चुअली ये कैस्पियन सी कोई सी नहीं है, ये बहुत बड़ा मीठे पानी की लेक है दुनिया की, और जिसमें केवियर के अंडे, मशहूर दुनिया के महंगे तरीन फिश यहाँ पाई जाती है। और यहाँ से वो एक लेक है जिसका किसी भी सी से कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखो आप, ये ब्लैक सी बिल्कुल अलग है, ये पूरी जमीन है, जॉर्जिया कंट्री, अजरबैजान, आर्मीनिया वगैरह, मगर ये बिल्कुल किसी समंदर से इसका कोई लिंक नहीं है। मगर ये जो ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं नॉर्थ से, रशिया की तरफ से और इधर चाइना की तरफ से, ये खासतौर पर हिंदू कश वगैरह से भी आती है और ऊपर रशिया से भी, और रशिया का बहुत बड़ा रिवर जो है वो भी आके इस लेक पे पड़ता है, इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक कहलाती है। इसको सी का नाम दिया गया, इतनी बड़ी है। और ये आपके सारे तकरीबन समंदर कवर हो गए हैं। उसके बाद फिर आते हैं माउंटेन रेंज में। तो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज वो ये चिली माउंटेन रेंज कहलाती है, जो कोलंबिया और वेनेजुएला से तकरीबन साउथ अमेरिका से नीचे यहाँ से ओरिजिनेट होती है, इस जगह से। ये है वो पहाड़ियाँ।
یہ تقریباً 9,500 کلومیٹر ہے جو کہ ٹریول کرتی ہوئی یوں کولمبیا سے، ایکواڈور سے، پیرو سے، پھر چلی سے پورا نیچے ٹریول کرتے ارجنٹینا اور یہاں پر اینڈ کرتی ہے۔ یہ برف پوش پہاڑیاں، بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، دنیا کا سب سے لمبا پہاڑی سلسلہ ہے جو 9,500 کلومیٹر ہے، جو اس جگہ سے لے کر نیچے تک آتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہائیسٹ لمبا پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ میکسیکو سے، اس جگہ سے ٹریول کرتا ہوا یہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور سیدھا امریکہ اور الاسکا تک چلا جاتا ہے، جس کو راکی ماؤنٹن رینج کہتے ہیں، جو تقریباً 6,500 کلومیٹر تک ہے، اور یہ الاسکا کی آخری وہ حدود ہے۔ یہ یہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی تیسری بڑی ماؤنٹن رینج، مگر یہ ان میں دونوں میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ساؤتھ امریکہ کی یہ جو لمبی چیلین ماؤنٹن رینج ہے، اس کا آدھا پانی جو ہے وہ تقریباً برف پوش پہاڑیوں سے ہوتا ہوا ویسٹ کی طرف، ادھر سمندر میں بلو جو کلر ہے، یہ سمندر ہے پیسفک کا، اس میں سارا آدھا پانی ضائع ہو جاتا ہے، ڈائریکٹ گرتا ہے، اور باقی جو اس طرف گرتا ہے یعنی ایسٹ کی طرف، تو یہ پیرو سے ہوتا ہوا ایک بہت بڑا ریور مشہور، اور ارجنٹینا کا بھی مشہور ہے، مگر یہ ایموزن ریور دنیا کا بڑا ریورس میں وہ بھی شامل ہوتا ہے، وہ اس جگہ سے پیرو سے نکل کر ٹریول کرتا ہوا سیدھا آ کے اس جگہ سے آگے سمندر میں گرتا ہے، گلف کرتا ہے، جسے ڈیلٹا کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ ایموزن ریور آ کے سمندر میں گرتا ہے، تو یہ آدھا ویسٹ والی سائڈ پہ یہ پانی اس طرف گرتا ہے، باقی ویسٹ والی سائڈ ساری سمندر میں گرتی ہے، اور ایسٹ والی سائڈ سارے علاقے کو گرین جو کیا ہوا ہے اس میٹھے پانی نے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح پھر امریکہ میں بھی یہی ہے کہ یہ جو راکی